चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम फ्रंट पेज से ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल है। जैसे कि ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रमंच की एक मीटिंग की पिक्चर है। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जैसे कि बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में, ये सब लोग मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं। अब चूंकि इसमें कांग्रेस का कोई लीडर शामिल नहीं हो पाया था, तो ऐसा माना जा रहा है, देखो वैसे भी ना, चाहे वो केरल हो चाहे वो बंगाल हो, कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। वहां की बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है और फिर से सत्ता में वो वापस आ गई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ना लड़के यदि ये क्षेत्रीय दल की पार्टियां लड़ती हैं तो ये जरूर जो है मोदी को हरा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा। दूसरी बात ये है, ये जो मीटिंग हुई है इसमें ये कहना है कि इसमें किसी पॉलिटिकल मुद्दे को हमने नहीं उठाए हैं, यहाँ के जो लीडर ले। आगे यदि हम राष्ट्रमंच की बात करें ना, तो राष्ट्रमंच जो कि एक प्रकार का एक्शन ग्रुप है, इसको फाउंड किया था यशवंत सिन्हा ने जनवरी 2018 में। जब इसकी संस्थापना की गई थी तो उस समय ये किसी भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन अभी ये करंट में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो भी पॉलिटिकल ही न्यूज़ है, बस थोड़ी बहुत जानकारी हम देखेंगे। तो गुपकार के जो अलायंस लीडर हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो मोदी के साथ मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के साथ में कश्मीर इशू पर, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। अब हम देख लेते हैं कि मुफ्ती का क्या कहना है। ठीक है, उनका ये कहना है, देयर इज़ ए नीड टू एस्टेब्लिश पीस इन द रीजन। वो चाहती हैं कि जो हमारा पूरा रीजन है वहाँ पर शांति इस्टेब्लिश हो, ना केवल जम्मू और कश्मीर में। हमारी जो सरकार है वो तालिबान के साथ में दोहा में बातचीत कर रही है, तो ये जो डायलॉग है वो जम्मू और कश्मीर के साथ में के लोगों के साथ में होना चाहिए। इसके साथ में पाकिस्तान से भी हमें बातचीत करना पड़ेगा फॉर ए रेजोल्यूशन, ऐसा मुफ्ती का कहना है। इसके बाद वाला जो इनका मुद्दा है वो ये है, इनका कहना है कि मैं और कुछ इशू को राइज करूंगी, जैसे कि पॉलिटिकल प्रिजनर जो जेल में बंद है। ठीक है, नई दिल्ली को रिलीज़ करना चाहिए ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर को, ताकि बातचीत का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो सके। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी जो प्रिजनर हैं उनको श्रीनगर जेल्स में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा उनका कहना था। अब कुछ कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे कि प्रिजनर्स लाइक शबीर अहमद शाह, ये क्या है ना, काफ़ी इनकी कंडीशन ख़राब है, काफ़ी ये बीमार है, तो ये चाहते हैं कि इस प्रकार के जो कैदी हैं इनको रिहा किया जाए, इनके ऊपर रियायत दी जाए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मानस नेशनल पार्क से। इसकी लोकेशन है असम में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में, और ये आता है अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये जो इसका नाम रखा गया था ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मानस रिवर एंड सरपेंट गॉडेस मानसा। ठीक है, ये देवी हैं, उनके नाम पर भी इसका नाम रखा गया। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था दिसंबर 1985 में बाय यूनेस्को। फिर 1990 में मानस नेशनल पार्क डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्यों? ड्यू टू हैवी पोचिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। लेकिन फिर 2011 में क्या होता है, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट, और
हैवी रेनफॉल यहाँ देखने को हम मिलती है। इसके अलावा यदि हम फॉरेस्ट की बात करें तो हिमालयन सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि हम यहाँ पर स्पीसीज की बात करें तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड हैबिटेट फॉर 23 ऑफ इंडियाज़ मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ मैमल्स। 23 प्रकार की जो कि खतरे की घंटी में शामिल हैं, इस टाइप के मैमल्स की प्रजाति इस नेशनल पार्क पर हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर 60 मैमल स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं एट दिस साइड, जिसमें शामिल है एलिफेंट, टाइगर, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस, क्लाउडेड लेपर्ड, डॉग डियर, हॉग डियर एंड स्लॉथ बियर। इसके अलावा वाइल्ड बफेलो, इसकी भी पॉपुलेशन हमको यहाँ पर दिखती है, जो कि यहाँ पर प्योर स्ट्रेन ऑफ दिस स्पीसीज स्टिल फाउंड इन इंडिया। इसके अलावा हमें कुछ कुछ एंडेमिक स्पीसीज जैसे कि पिग्मी हॉग, हिस्पिड हेयर एंड गोल्डन लैंगूर यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। यदि हम देखें कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हैं जिसके कारण नेशनल पार्क को खतरा है या फिर यहाँ के वन्य जीव प्राणियों को खतरा है, तो सबसे पहला रीज़न होता है इसमें एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ाने के चलते चलते लोग क्या है उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, खेत बनाते हैं, खेती करते हैं, जंगलों को काटते हैं और वो एरिया फिर क्या है उनके अंडर में चला जाता है। फिर ऐसे में नेशनल पार्क के जानवर जब उनके खेत की तरफ जाते हैं, आना जाना उनका होता है फूड की तलाश में, फिर होता है ह्यूमन और जानवरों का कॉन्फ्लिक्ट, और इसी के चलते चलते या तो इंसान मारे जाएंगे या तो फिर जानवरों को मारा जाता है। दूसरी बात है इल्लीगल पोचिंग। बात ऐसी है कि 2016 से तो जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनका शिकार टोटली बंद कर दिया गया, फिर भी इल्लीगल किलिंग ऑफ द अदर एनिमल्स कंटिन्यू देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एक है कुरुचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पर नेबरिंग भूटान में, ये भी रिक्वायरमेंट करता है कि इंडिया और भूटान के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्योंकि जो मानस नेशनल पार्क है इसकी एक बाउंड्री भूटान के साथ में भी शेयर होती है। यदि वहाँ से पानी इधर पर धोखा से आ जाता है, वो ना छोड़े बात अच्छी है, लेकिन यदि धोखा से भी वहाँ का पानी इधर आ जाता है तो ये पूरा एरिया डूब जाएगा। इसलिए इसमें भी हमें कोलैबोरेशन अपनाने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही है पिग्मी हॉग, जो कि न्यूज़ वाले पेज में क्लियर हमको समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, यदि हम न्यूज़ को देखें तो 8 जो रेयर पिग्मी हॉग्स हैं उनको रिलीज़ किया गया है इन मानस नेशनल पार्क। क्यों रिलीज़ किया गया है? क्योंकि इन्हें भी सरकार संरक्षण प्रोवाइड करना चाहती है, इनकी जनसंख्या को बढ़ाना चाहती है, इसी के चलते चलते इनको मानस नेशनल पार्क में रिलीज़ किया गया है। ठीक है, हमारे पास टोटल 12 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स हैं, जिनमें से 8, ठीक है, 8 ऑफ 12 जो कि वर्ल्ड के रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स हैं। इनको ट्यूसडे के दिन रिलीज़ कर दिया गया था मानस नेशनल पार्क ऑफ वेस्टर्न आसाम में, और जितनी भी बची हुई हैं उनको भी रिलीज़ किया जाएगा 25 जून तक। ठीक है, सेकंड बैच की बात करें, ये जो अभी इनको रिलीज़ किया गया है ये था सेकंड बैच, और इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया था वाइल्ड मतलब इनटू वाइल्ड। ये किसके अंडर में था? पिग्मी हॉग्स कंजर्वेशन प्रोग्राम PHCP, साल में एक बार। अब देखो 2020 में जो प्रोग्राम था उसके तहत तो 14 एनिमल्स को रिलीज़ कर दिया गया था मानस में। यदि हम PHCP की बात करें तो ये एक प्रकार का कोलैबोरेशन है एमंग ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ऑफ UK, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और
यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, इनके बीच में ये कोलैबोरेशन करता है ये जो प्रोग्राम है। और यदि हम करंटली बात करें ना, तो इसको करंटली इम्प्लीमेंटेड किया गया है एनजीओस आरण्यक एंड इकोसिस्टम इंडिया, तो इसमें एनजीओस भी शामिल है। 6 हॉक्स हैं जिसमें से 2 मेल्स और 4 फीमेल्स थी। इनको कैप्चर किया गया था बांसबारी रेंज ऑफ मानस नेशनल पार्क इन 1996, ताकि इनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा सके, इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके और फिर इनका कंजर्वेशन किया गया। ठीक है, 1996 में स्टार्ट कर दी हम ये काम। इसके बाद री इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोग्राम, फिर से चालू हो गया था 2008 में विथ सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 35 हॉक, ओरांग नेशनल पार्क 59 एंड बरांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 22। ट्यूसडे के दिन जब इसको रिलीज़ किया गया तो नंबर ऑफ पिग्मी हॉक्स री इंट्रोड्यूस किए गए इनटू द वाइल्ड अंडर PHCP। अब ये सब कुछ जो रीच हो गई है इनकी संख्या वो हो गई है 142, विच इज़ द मोर देन देयर करंट ओरिजिनल ग्लोबल वाइल्ड पॉपुलेशन। अब कंजर्वेशन की यदि हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ पिग्मी हॉक्स को इनिशिएट किया गया था नेचुरलिस्ट गेराल्ड ड्यूरेल के द्वारा, और उनका जो ट्रस्ट था उनके द्वारा 1971 में। ठीक है, तो पिग्मी हॉक्स को ब्रॉट किया गया बैक फ्रॉम नियर एक्सटिंक्शन बाय द पार्टनरशिप एफर्ट। तो जहाँ से इनकी संख्या कम हो रही है वहाँ से उनको लाना है, उनकी ब्रीडिंग कराना है और फिर से उनको जंगल में छोड़ देना है। इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया है। अभी हमने मानस के बारे में देखी थी, अब सेकेंड न्यूज़ आ गई है PNP नेशनल पार्क से, पापी कोंडा नेशनल पार्क। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो द PNP स्प्रेड ओवर 1012.86 स्क्वायर किलोमीटर, 1012.86 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कहाँ पर? ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको ऐतिहासिक रूप से ही, मतलब बहुत पुराने समय से ही प्रोटेक्शन इसको प्राप्त है। जैसे कि इसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में 1882 में घोषित कर दिया गया था, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 में, इसके बाद 2008 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। ये जो पार्क है वो स्थित है गोदावरी रिवर के लेफ्ट वाले बैंक में भी और राइट वाले बैंक में भी, और ये कट करता है थ्रू पापीकोंडा हिल रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट। रिवर गोदावरी इसको और भी ज़्यादा इनरिच कर देती है पापीकोंडा नेशनल पार्क को, इसकी नेचुरल ब्यूटी से। रिवर है तो सुंदरता वैसे ही बढ़ना ही है। इसके अलावा यदि हम यहाँ के फॉरेस्ट को देखें तो यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो कवर्ड है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड इंक्लूड एनिमल स्पीसीज सच एज टाइगर, माउस डियर एंड गौर। अब आइए बात कर लेते हैं हम न्यूज़ की। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क अब क्या है, टाइगर सेंसस कराने वाला है, इसके लिए तैयार हो गया। ठीक है, एक डिवीज़न है राजा महेंद्र वर्मा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। ठीक है, ये प्रिपेयरिंग कर रहा है ग्राउंड फॉर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022। यदि पूछा जाता है इंडिया के किस डिवीज़न के लिए ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 चालू कराया जा रहा है, तो वो है राजा महेंद्र वारम वाइल्ड लाइफ डिवीज़न है। तो ये इंस्टॉल करेगा मोर देन 200 कैमरा ट्रैप इन पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि स्प्रेड है पूरा 1013 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इन द ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी बताया गया है कितने एरिया में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि इनकी जनसंख्या का पता लगाया जा सके कितने यहाँ पर टाइगर हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो आंध्र प्रदेश से देखने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने ट्यूसडे के दिन रिलीज़ किया था सेकेंड ट्रेंच ऑफ YSR चेयूथा बेनिफिट। ये एक स्कीम है
जिसके अंतर्गत ये चाहते हैं कि महिलाएं जो है खुद उद्योगपति बने, खुद का उनका बिजनेस हो। इसके लिए उन्होंने क्या काम करा है, उन्होंने क्रेडिट किया है 4,339.39 करोड़ इनटू द अकाउंट ऑफ 23 लाख वुमेन बेनिफिशरीज। इतने सारी महिला बेनिफिशरीज हैं जिनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट किया गया है। ठीक है, इनका कहना है ये अनदर स्कीम है क्लोज टू माई हार्ट एंड फुलफिल माई ड्रीम ऑफ सीइंग वुमेन एज एंटरप्रेन्योर्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, स्वान की एक रिपोर्ट आई है, स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क, जिसको स्वान के नाम से भी जानते हैं, SWAN। इसमें बात बताई गई है कि जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 तो 92% ऑफ वर्कर डिड नॉट रिसीव एनी मनी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्वान की स्टडी 92% वर्कर को किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मिला उनके एम्प्लॉयर के द्वारा जब सेकेंड वेव आई और लॉकडाउन लगा था। तो ठीक है, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये बेस्ड है ऑन द डाटा गैदर्ड फ्रॉम 1336 वर्कर ग्रुप। 1336 वर्कर ग्रुप इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, और यदि लोगों को हम देखें तो 8,023 पीपल इसमें शामिल रहे, जिसमें से 4,836 महिलाएं हैं और चिल्ड्रन हु मेड डिस्ट्रेस कॉल टू द ऑर्गेनाइजेशन इन मई 2021। अब कॉल जो है वर मेड क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, क्या क्या रीज़न उन्होंने बताए थे कि काम उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात ये है हमारा जो पैसा है, वेज है, वो पेंडिंग है एंड सेविंग हमारी कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के कॉल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आए थे। अब कुछ और बातें देखें तो नो ड्यूज पेड सर्वे ये कहता है कि 34% ऑफ वर्कर, टोटल जितने भी थे उसके 34% वर्कर ने ये कहा है कि उनको कोई भी पेड नहीं किया गया उनका जो भी ड्यूज था फॉर वर्क बिफोर द लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने के पहले हमारी जितने भी पैसा मालिक के ऊपर था उन्होंने हमको कुछ भी नहीं दिया। 15% कह रहे हैं कि हमें पार्शियली मिला, कुछ थोड़ा बहुत दे दिया गया। जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया तो 92% का कहना था कि दे डिड नॉट रिसीव एनी मनी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। ऐसी कंडीशन इतनी ख़राब रही। इसके बाद यदि हम सेविंग की बात कर लें तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर, ठीक है, जो डिस्ट्रेस में रहे उनका कहना है हमारे पास तो अब 200 रुपया भी नहीं बचा है। ठीक है, इस टाइप के जो वर्कर है ना वो बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बाद हम न्यूज़ देख लेते हैं असम से। कल हमने बीटी कॉटन के बारे में देखा था ना कि बीटी कॉटन का यूज़ करने से जो नॉर्थ वाला एरिया है, ख़ास करके पंजाब के बारे में बात बताई गई थी कि किस प्रकार से वहाँ फ़ायदा मिला है। तो ठीक इसी के तर्ज पर रबर, जैसा बीटी कॉटन क्या था उसमें जीन्स डाले गए थे ताकि वो पार्टिकुलर किसी चीज़ से लड़ सके, ठीक इसी प्रकार से रबर की जो खेती होती है तो असम वाले एरिया में उसको काफ़ी क्लाइमेट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ऐसे ही गुण डाले गए हैं, ऐसे ही जीन डाले गए हैं ताकि वो क्लाइमेट को अच्छी तरह से सहन कर सके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो और ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का GM रबर सैपलिंग है, सैपलिंग मतलब पौधा है, इसको प्लांटेड किया गया है इन आसाम। और इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये कहना है कि ये जो बना है ये अनुरूप है, टेलर्ड है फॉर द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। तो रबर बोर्ड, ठीक है, रिसर्च फार्म कहाँ पर स्थित है, ये आउटस्कर्ट ऑफ द गुवाहाटी। ठीक है, अब इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट को जो कि टेलर्ड है मतलब अनुरूप है फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया, इनको इन्होंने प्लांट कर दिया है। अब यदि हम बात करें GM रबर की
तो ये एडिशनल कॉपीज़ है ऑफ द जीन MnSOD, या फिर जिसको कहते हैं मैंगनीज कॉन्टेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, इसको इंसर्ट किया गया है प्लांट में, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टाइड कर पाएगी ओवर द सीवियर कोल्ड कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर। ठंडी के टाइम में जब तेज़ी के साथ ठंडी पड़ेगी तो उसको ये सहन कर सकता है। यही मेजर फैक्टर रहता है इस एरिया में, जो कि ग्रोथ ऑफ यंग रबर प्लांट को इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या उसको करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, सरकार जानना चाहती है कि कोविड-19 के कारण का जो असर है बच्चों पर किस प्रकार से पड़ा है। ठीक है, तो इसको गांव के लेवल पर हमें समझना होगा कि वहाँ क्या असर था और वहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हाउस पैनल स्टडी करने वाली है माल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, डाटा की ज़रूरत है ताकि एक्सेस कर सके इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द स्टंटिंग एंड वेस्टिंग लेवल। तो सरकार जानना चाहती है कि कैसे आंगनवाड़ी की जो सर्विस डिलीवर की गई थी ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्टंटिंग एंड वास्टिंग लेवल। आंगनवाड़ी में बच्चों को किस प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड की गई, कोविड-19 का असर उन पर क्या क्या देखने को मिला, चाहे वो स्टंटिंग हो चाहे वास्टिंग लेवल हो, ये सारी चीज़ें सरकार जानना चाहती। इसके अलावा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एक ऐप जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पोषण ट्रैकर ऐप को, ताकि वो मॉनिटर कर सके डिलीवरी ऑफ सर्विसेज 14 लाख आंगनवाड़ी। 14 लाख आंगनवाड़ी में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, अब सरकार उन पर नज़र जमाए रखेगी। इसके अलावा जब मीटिंग हुई थी ना, तो इसमें प्रेजेंटेशन किया गया था ऑन द चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान जो अनाथ बच्चे थे उन पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया था और इसमें आगाह किया गया था, ठीक है, कि कौन कौन से वेरियस मेजर जो है टेकन किए गए या फिर लिए जाएं, उनकी हेल्प कर सकें जिनसे हम। इसके अलावा फंड फॉर फैमिलीज एंड इंस्टीट्यूशनल केयर, रिवाइजिंग नॉर्म फॉर द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एज वेल एज मेंटेनिंग मंथली रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे कदम की एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी इस मीटिंग में।